गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम व्याकरण के अंदर एक ऐसे टॉपिक को लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में सभी प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ये बड़ा आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुन लेंगे तो आपके मन में तत्सम तद्भव यानी शब्द विचार से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले जरूरी है कि आप पूरा लेक्चर सुने, आधा अधूरा लेक्चर ना सुने, स्किप करके ना सुने, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज इस टॉपिक को बस एक बार इस लेक्चर को ध्यान से सुन ले, आपको बार बार कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और इसी लेक्चर में पूरा कवर होगा। आपको कुछ ट्रिक भी बताई जाएंगी और साथ में अंत में कुछ उदाहरण भी जो है सोल्व करवाए जाएंगे और बताया जाएगा किस प्रकार के प्रश्न अक्सर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम इसको अब शुरू करने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखें और कोई भी आपको इम्पोर्टेंट इसमें लगता है तो आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार। शब्द सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो भाषा होती है उसका जो है सबसे जो छोटा स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होता है, जो कि स्वतंत्र होता है और सार्थक होता है यानी अर्थ सहित होता है। शब्द का अपना अर्थ होता है। यही शब्द अगर हम वाक्य के अंदर व्याकरण के नियमों के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है? पद कहलाता है। जैसे व्याकरण के जो नियम है उसके अनुसार इसी शब्द को हम अगर वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो ये पद बन जाता है। वैसे तो ये शब्द जो होता है अपना अर्थ खुद देता है तो ये स्वतंत्र होता है। जैसे ये व्याकरण में प्रयोग हो जाता है तो ये परतंत्र शब्द हो जाता है। तो ये इसको थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जो है भाषा के अंदर शब्द कब परतंत्र हो जाता है यानी दूसरे के अधीन हो जाता है। जब व्याकरण नियमों के अधीन हो जाता है शब्द और एक वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो परतंत्र शब्द भी यानी दूसरे के अधीन भी उसको कहा जा सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में दोस्तों आजकल सीधे सपाट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, प्रश्नों को घुमा के पूछा जाता है। सीधे सपाट की तैयारी तो सब करके आते हैं, इसलिए थोड़ा सा हटके प्रश्नों को सोचें और उसी हिसाब के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो रटे ना, समझे टॉपिक को और उसके बाद, और ऐसा नहीं है कि सामान्य प्रश्न ही पूछे जाएंगे परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या आता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति सभी को पता है, किसी चीज का जन्म। सभी को पता है कि हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से बनी है, तो ज्यादातर जो शब्द हैं वो हिंदी में संस्कृत भाषा के ही प्रयोग हुए हैं। ऐसा नहीं केवल संस्कृत के, इसके अलावा हिंदी ने जो है जो अरबी भाषा है, फारसी भाषा है, तुर्की भाषा है, यूनानी, चीनी, जापानी, सब भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया है, अपने शब्दकोश में शामिल किया है। कोई भी भाषा तब तक जीवित रहती है जब तक वो भाषा थोड़ा लचीली होती है, अन्य भाषाओं को, शब्दों को अपने अंदर उसका समावेश करती है। अब देखिए भारत में संस्कृत जो है वो धीरे धीरे संस्कृत का प्रभाव क्यों समाप्त हो रहा है? संस्कृत का प्रभाव इसलिए समाप्त हो रहा है क्योंकि संस्कृत ने अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनाया नहीं, जबकि हिंदी ने सभी भाषा के शब्दों का क्या किया? स्वागत किया और अपनाया। अब देखिए उत्पत्ति, किसी उत्पत्ति मतलब जन्म। अब जो हिंदी में जो शब्द आए हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हिंदी के अंदर जो शब्दकोश है उसमें जो शब्द आए उनकी उत्पत्ति निम्न जगह से हुई है। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहली जो है तत्सम शब्द आए हिंदी में, दूसरा तद्भव आए, तीसरा देशज आए और जो चौथे शब्द है वो विदेशी शब्द या विदेशज भाषा के शब्द है। अब सबसे पहले तत्सम शब्द क्या है? तत्सम मतलब उसके समान, उसके जैसा। किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। अब संस्कृत भाषा में क्या होता है, जो शब्द हैं वो हिंदी में ज्यों के त्यों आए। संस्कृत भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आए हैं, बिना किसी परिवर्तन के आए हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द। तत्सम मतलब उसके जैसे। किसके जैसे? संस्कृत के जैसे। जैसे कार्य,
कार्य शब्द यूं का यूं हो गया है, प्रातः शब्द संस्कृत में वो भी हिंदी में यूं का यूं प्रयोग हो रहा है, तो वो तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वो है संस्कृत के तत्सम शब्द जो थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में आए हैं। जैसे कार्य शब्द को काज के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो तद्भव हो गया, ठीक है। और परीक्षा का हो गया परख, तो वो परीक्षा संस्कृत का तत्सम शब्द है। और फिर उसके बाद अगर उसको हम परख के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो तद्भव शब्द है। यानी जो शब्द तत्सम थे लेकिन थोड़े से परिवर्तन के पश्चात हिंदी में आए हैं तो उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। दोबारा से रिपीट करें, तत्सम शब्द वो है जो ज्यों के त्यों संस्कृत से हिंदी में आए हैं, और तद्भव शब्द जो थोड़ा परिवर्तन के साथ है। देशज शब्द वो होते हैं जो देहाती भाषा से आए हैं, ठीक है। और विदेशज शब्द वो है जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में शब्द आए हैं। अब विदेशी भाषा के शब्दों में मुख्य रूप से जैसे अरबी भाषा के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं, यूनानी भाषा के, इंग्लिश के शब्द हैं, और फ्रेंच के हैं, पुर्तगाली के हैं, ये चीनी भाषा है, जापानी भाषा के बहुत शब्द है, वो नीचे आएंगे देखना आप। और एक एक शब्द को आपको याद करवाया जाएगा विद ट्रिक। वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो अन्य गुण जो हैं ये तो चार थे ही, इसके जो उत्पत्ति के आधार पर भेद। अब दो और भी माने जाते हैं, किसके, जो उत्पत्ति के आधार पर जो हिंदी में शब्द आए हैं वो हैं अर्ध तत्सम और शंकर शब्द। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। चलिए आगे। तो अभी हमने आपको बताया कि तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के तो आए हैं। तो सबसे ज्यादा कोई हिंदी में शब्द आए हैं तो वो संस्कृत भाषा से है। तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, हस्त से हाथ, दंत से दांत, वधु से बहु, ये कर्म से काम। ये देखो, हस्त शब्द हुआ, इसके बाद दंत शब्द हुआ, इसके बाद वधु शब्द हुआ, और इसके बाद कर्म शब्द, ये सब तत्सम थे। और इनको परिवर्तन के साथ दंत से दांत, हस्त से हाथ, और वधु से बहु, कर्म से काम, ये अब थोड़ा परिवर्तन के साथ हिंदी में आए तो इनको हम क्या बोलेंगे, तद्भव शब्द बोलेंगे। आगे चलिए। देशज शब्द अभी हमने आपको बताया था कि वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों से आए। अब देखिए, हिंदी भाषा की बहुत बोलियां, जैसे हरियाणवी है, अवधी है, और ब्रज भाषा है, ये काफी है, कन्नौजी है। उनके शब्द जो है हमारी हिंदी भाषा ने उनका स्वागत किया है, अपनाया है अपने शब्दकोश में, तो उनको देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द देखिए, पगड़ी, खिड़की, गाड़ी, पेट, खुरपा, जूता, खड़ाऊ, थप्पड़, फावड़ा, लड़का, चंपत, पिल्ला, खिचड़ी, झाड़ू, भौं, गड़बड़, अटकल, ये शब्द देसी भाषा से आए हुए शब्द हैं। इसके बाद जो पेपर में जो पूछे जाते हैं वो शब्द अब आगे आएंगे, और किस प्रकार से पूछे जाएंगे उन पे हम विद ट्रिक आपको बताएंगे। कभी भी आप उन शब्दों को नहीं भूलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को समय दीजिए। इसके बाद आता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा के शब्द आप आसानी से पहचान लो क्योंकि आप अंग्रेजी के टच में हैं। जैसे स्कूल है, कोर्ट है, फुटबॉल है, स्टेशन है, टैक्स। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को पहचानना बहुत आसान है क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब कुछ शब्द हिंदी में जैसे अरबी भाषा के हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये तो हिंदी के हैं, नहीं, ये शब्द अरबी भाषा से आए हैं। और आप इनको जरा ध्यान देंगे तो पेपर में पूछे जाते हैं कि ये शब्द किसका, और हमें ऐसा लगता है कि ये तो हिंदी का ही शब्द है, लेकिन हिंदी में इस प्रकार से ये मिक्सअप हो गए, इस प्रकार से मिल गए हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हिंदी के या अरबी भाषा के। तो जरा देखिए कौन से शब्द हैं। देखिए, इसमें ये शब्द सारे आपको दिखाई दे रहे ये शब्द हैं, लेकिन ऐसे तो याद नहीं रहेंगे, कुछ न कुछ इस पे ट्रिक लगानी चाहिए। और ट्रिक हो सके तो खुद बनाएं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको याद रहे तो अच्छा है, अन्यथा अगर आप अपनी तरफ से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। देखिए, छोटी सी ट्रिक लगा रहे हैं कि देखिए, आपने सुना होगा अरब कंट्री जो है, वो अरब कंट्री क्या होते हैं, ज्यादातर प्रोस्पर है, समृद्ध है। किसके लिए? अपने तेल के लिए है, तेल निकलता है वहां पे, पेट्रोल निकलता है, तो अयाश जिंदगी उनकी होती है, खूब पैसा उनके पास। दूसरा,
ऐसा माना जाता है कि अरब कंट्री में जो है कट्टर मुस्लिम है खूब वो शराब, कट्टर मुस्लिम होते हुए शराब शबाब वहां पर खूब होता है। तीसरा, अरब कंट्री किसके लिए जाने जाते हैं हमारे देश में, वो अपने न्यायिक फैसलों के लिए, यानी वहां पे कोई भी क्राइम करता है उसकी सजा बड़ी खतरनाक होती है। तो इस प्रकार के जो, अब देखिए ये हमारे दिमाग में पृष्ठभूमि बन गई अरबी से अरब की, अरब से अरबी भाषा की। तो अब देखिए ऐसे शब्द हैं जो मैंने ये सारी बातें की उनमें वो कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो अब देखिए जरा, देखिए एक ट्रिक बनती जाएगी इसी के साथ। देखिए अजब, कि उनका अजब व्यवहार है अरब वालों का, वो अमीर है मैंने अभी बताया, अदालत उनकी बहुत अच्छी होती है, अकल, अकल तो उनकी थोड़ी सी कमी ही होती है, अल्लाह, क्योंकि अरब के अंदर ही मुसलमानों का पवित्र स्थान कौन सा है, मक्का मस्जिद, तो अल्लाह को सबसे ज्यादा अरब में याद किया जाता है। इसलिए ये समझ लेना जब पेपर में आ जाए कि अल्लाह शब्द कौन सी भाषा का है जो कि हिंदी ने अपनाया, तो आप लिखोगे अरबी भाषा का। असर, उनकी बातों का बड़ा असर होता है, आखिर तक वो अपनी बात पर टिके रहते हैं। आदमी, आदमी भी बड़े मजेदार हैं अरब के, आजादी उनको बहुत पसंद है, उनकी आदत के लिए वो मशहूर है, अपने औलाद के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। औरत को तो वो ज्यादा अधिकार देते नहीं है। इनाम, अरब के जो लोग हैं वो इतने दिलेर होते हैं कि अगर उनका जरा ईमानदारी से अगर आप काम करोगे तो वो आपको बहुत बड़ी इनाम भी दे सकते हैं। इलाज, इलाज भी अच्छा करते हैं, कोई अगर वहाँ बकवासबाजी करता है इज्जत पूरी देते हैं। ईमान के बहुत अच्छे हैं, यानी इस्लाम के ईमान के बहुत अच्छे हैं। कब्र वहाँ पे काफी हैं क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। कबीला, और वो पहले कबीलाई लोग थे। कैसे थे अरब के लोग, कबीलों में रहते थे। जब तेल नहीं निकला था, पेट्रोल नहीं निकला, तब तक वो एक गरीब देशी होते थे, कबीलों में रहते थे और गरीब देश के थे वो। पेट्रोल आने के बाद अमेरिका ने वहां सर्च किया तो उसके बाद वो अमीर हुए। जलसे में वो उनका बड़ा इस्लामिक जलसा लगता है, किताब कुरान वगैरह को बड़ा महत्व देते। किस्मत, किस्मत यानी उनकी किस्मत तब चमकी जब उनका तेल निकला और फिर उनकी कीमत उनके तेल की बहुत अच्छी मिली, फिर वो दौलत से दुनिया में छा गए। फिर उन्होंने अपने जिले बनाए। फिर तराजू के लिए मशहूर है कि वो कम नहीं तोलते, तोलते तो उसका हाथ काट देते हैं। तारीख, ऑन द स्पॉट तारीख पे ही फैसला कर देते हैं। मुकदमे, मुकदमे में ज्यादा समय खर्च नहीं करते हैं, तुरंत फांसी देते हैं। बहस बहुत कम करते हैं। शतरंज उनका गेम है फेवरेट, और वकील तो उनको जरूरत ही नहीं होती है। शराब के वो शौकीन है। शादी अनेकों करते हैं। सुबह खूब मजे से खाते, शाम को उनको चाहिए हलवाई मिठाई के लिए, फिर हकीम चाहिए, क्योंकि अरब वाले अयास लोग हैं और बड़े हिम्मती लोग होते हैं। यानी देखो अब इनमें शब्द आ जाएगा कि आपके दिमाग में उनकी इमेज बनी अरब लोगों की, उसी हिसाब की ये शब्द की इमेज बनी। तो जैसे ही आपको औरत शब्द आ गया पेपर में कि औरत फारसी का या अरबी का, तो हमने आपको सिखा रखा है कि अरब में है औरत का तो कोई वजूद ही नहीं है, वहां पे औरत को ज्यादा अधिकार नहीं है। तो अरबी का शब्द हो गया, अल्लाह का मैंने बताया था। तो इस प्रकार से एक ट्रिक है छोटी सी, अगर थोड़ा वैसे हम इन शब्दों को याद करेंगे तो नहीं होंगे आगे। अब देखना फारसी गाएंगे तो इनसे मिलते जुलते शब्द आएंगे, इसलिए इनको याद करने की अपनी खुद की ट्रिक हो तो और बेहतर है। मैंने इस तरीके से इनको याद करने की कोशिश की तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जैसे मुकदमा शब्द आएगा तो मेरे दिमाग में आएगा कि हाँ वही अरब के लोग हैं, वो मुकदमा जो है ज्यादा लंबा नहीं खींचते, फैसला तुरंत करते हैं, ज्यादा बहस नहीं करते, वकील को कुछ ज्यादा करना नहीं होता है, शतरंज के शौकीन है। इस प्रकार से हम उनको किसी न किसी चीज से जोड़ के याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय कम है तो आप अपने हिसाब से ट्रिक भी बना सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है फारसी। अब फारसी की ट्रिक ये है कि फारसी हमारे देश में कौन लेके आए थे, जो फारसी हमारी राज की भाषा होती थी कभी मुसलमान जो शासक थे उनके समय। तो मुस्लिम जो शासक थे वो हमारे लिए क्या क्या लेके आए थे, वही शब्द इसमें आप यूज कर देना। जैसे मुगल, मुगल शब्द किसका है, फारसी भाषा का है। तो मुगल हमारे देश में मैंने बताया मुगलों की जो राज की जो भाषा होती थी वो फारसी होती थी, इसलिए मुगल शब्द खुद भी फारसी भाषा का है। जमीन बड़ा हड़पते थे मुगल, तो इसलिए जमीन जो है मुगलों से जोड़ लो अब इनको, जमीन शब्द है। जलेबी उनको बड़ी पसंद थी, दिल्ली में बहुत जलेबी खाते थे वो। जानवर की तरह लोगों के साथ व्यवहार करते थे। मजदूर बना के लोगों को, भारतीयों को, हिंदुओं को रखते थे। पजामा वो बहुत पहनते थे हैं। पुल वगैरह दिल्ली में उन्होंने बनाए क्योंकि दिल्ली उनका मेन जो है सेंटर था राज करने का।
फौज उनके पास होती थी, जबकि भारतीय अपनी फौज को सेना बोलते थे। मुगलों ने शुरू किया सेना को फौज बोलना। फिर इसके बाद बाग है, बाग बड़े बनवाए उन्होंने, जैसे करो ये जो है जागीर बाग, जैसे है ना अकबर, जो भी मुगल कालीन सल्तनत के जो सुल्तान थे वो बाग वगैरह पे बड़ा ध्यान देते थे। बुखार शब्द जो होता है, हमारे जैसे हिंदी में बोलते थे ताप, मुगल आए तो उन्होंने बुखार शब्द को प्रचलन में लाया। बर्फी भी उनको बड़ी पसंद थी। दर्जी से वो अपनी लंबी लंबी पोशाकें बनवाते थे। दुकान शब्द जो है ये भी उन्हीं का दिया हुआ शब्द है, मुगलों का। ठीक है। और फिर दीवार, दीवार जैसे लाल किला जैसे ही उन्होंने बहुत दीवारें बनवाई। तो ये आपको लगेगा भाई ये तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से हमें उनको जोड़ना होगा तभी याद रहेंगे, अन्यथा सारे शब्द मिक्स हो जाएंगे। चश्मा शब्द है, ये हमें लगता है कि तो लेटेस्ट शब्द है, नहीं, ये मुगलों का दिया हुआ शब्द है, तभी ये फारसी भाषा में यूज हुआ। मुगलों ने फारसी भाषा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। शर्म, सरकार शब्द है, सरदार, ये याद रखना, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सरकार सरदार, यानी वैसे अगर याद रखना चाहिए तो सरदारों के साथ भी मुगलों का बड़ा पंगा होता था, तो इसलिए ये भी याद कर सकते हैं। सरदार शब्द जो है किसका है, मुगल कालीन शब्द, कौन सी भाषा थी, फारसी, उसका है। सरकार, तनख्वाह, तनख्वाह जो है शब्द भी फारसी भाषा का है। नमक और सब्जी, बारिश, पर्दा, अमरूद और शेर, ये शब्द भी फारसी भाषा के हैं। आप अपनी ट्रिक से भी इनको जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये शब्द सीधे सपाट कभी याद नहीं रहेंगे, किसी न किसी चीज से आपको जोड़ना होगा। और ये नहीं कि आप बार बार इन छोटे छोटे टॉपिक्स को बड़ी तैयारी के लिए रिवाइज करोगे, नहीं, एक बार अगर आपने ट्रिक के साथ याद कर लिया तो ऐसा होना चाहिए कि आपको फिर इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो, क्योंकि बहुत कुछ आपको पढ़ना होता है, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स, तो उसको टाइम दे। हिंदी में बस ऐसी चीजों को जोड़ के याद करें, बस टॉपिक एक बार पढ़ लिया उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपनी ट्रिक खुद बनाए तो सबसे बेहतर है। इसके बाद आते हैं, देखिए ये शब्द है चाइनीज भाषा के जो हिंदी में आए हैं, चाय, लीची, पटाखा, और ये तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, सीधे से चाय पे, इसमें भी चाय आए हुए। पटाखे, पटाखे भारत में ज्यादातर चाइनीज होते हैं, तो आप इसको चीनी भाषा से जोड़ लें। चीकू, चीकू शब्द भी चाइनीज भाषा का है। लीची भी और चाय भी, चाय को, चाय हमारे देश में ज्यादातर असम में होती है, जो कि चाइना उनसे असम से ज्यादा दूर नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये शब्द आप वैसे याद कर लेंगे, चार शब्द है जापानी भाषा के, रिक्शा, इकेबाना, साइनोबारा। इसके बाद जो शब्द आएंगे वो देखिए पुर्तगाली भाषा के शब्द आएंगे। दोस्तों अब इसमें जो है आप इनको साथ के साथ याद करते जाए, एक बार वीडियो देखने के बाद आपको सारा याद हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दें, पुर्तगाली जो शब्द है वो है बाल्टी, आलू, जो भी हमारे घर में अक्सर प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, वो ऐसा लगता है जैसे वो हिंदी के शब्द, नहीं, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। देखिए सबसे पहले पुर्तगालियों में भारत में वास्को डी गामा भारत में आए थे, तो अब थोड़ी सी ट्रिक ये बना लो कि वो जो आया था समुद्र के रास्ते भारत में आया था, और अपने साथ बहुत से, भाई खाली तो आया नहीं होगा, जहाज में कुछ न कुछ सामान लेके आएगा, बहुत लंबा सफर होता था उस समय, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ ले गई। एक दिमाग में छोटी सी इमेज बना लो कि भाई अपने साथ क्या क्या लेके आए। एक आदमी जो है बहुत लंबे टूर पे जाता है, कुछ ना कुछ साथ लेके जाता है, खाली हाथ तो जाता नहीं। सबसे पहले उसके पास एक बाल्टी होगी, है, आलू बहुत दिनों तक खराब नहीं होता, आलू लेके चले होंगे। और सबसे पहली बात है कि पुर्तगाली से पहले भारत में आलू को कोई जानता भी नहीं था। फिर कमरा शब्द भी उन्हीं का है, छोटा सा एक कमरे जैसा उन्होंने अपने जहाज में बनाया होगा, है। प्याला, क्योंकि अंग्रेज थे, शराब के बड़े शौकीन थे, प्याला जरूर लेके चलेंगे। पादरी, पादरी शब्द भी पुर्तगाली है, क्योंकि सबसे पहले भारत में ये जो है ना पुर्तगाली इधर से आए थे गोवा की तरफ से, तो इन्होंने अपने साथ पादरी लाए, क्योंकि ईसाई थे, अपने धर्म का प्रचार भी करना था। गमला भी लाए, ये बड़े शौकीन थे फूल फालों के। अचार लेके चले, बीच में रोटी राटी खानी है तो अचार भी होना चाहिए हमारे पास, इतना लंबा सफर है। तिजोरी, तिजोरी इसलिए लाए थे कि उनको भारत में से कुछ लूट के ले जाना था भाई। अचार ये फिर से आ गया। साबुन लेके चले थे, अंग्रेज से साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखना चाहते थे, क्योंकि ये है ना यूरोप से आए हुए लोग थे। तंबाकू, ये नशेड़ी पहले नंबर 1 थे। काफी, कि हमारे देश वाले तो बेचारे कोई चाय वगैरह कॉफी को तो जानते नहीं थे, सब अंग्रेजों की देन है, इन्होंने हमें सिखाया है। कमीज,
वो देखा नहीं, वो वास्को डी गामा की फोटो आती, बड़ी लंबी लंबी कमीज और वो पहन रखी थी। पलटन उनके साथ छोटे, एक पलटन भी थी। संतरा, संतरा जो है किन्नू संतरा जिसको बोलते हैं, ये भी पुर्तगाली लाए थे। आलू संतरा गोभी, ये ध्यान रखना, पुर्तगाली लाए थे। कनस्तर, जो भी जो चीजें हैं, कनस्तर, स्त्री, आलपिन, ये जो है ये पुर्तगाली लेके आए थे। गोदाम शब्द जो है ये भी पुर्तगालियों ने यूज किया था। और फिर अनानास, पपीता, ये शब्द भी ये लेके आए। देखो हमें लगता है ये हिंदी के शब्द है, अगर पेपर में आ गया अनानास या पपीता आप कहोगे तो फटाक दी हिंदी के शब्द है, नहीं, ये पुर्तगाली शब्द है। अनानास, पपीता, गोभी, आलू, ये पुर्तगाली। पिस्तौल भी लेके चले थे वो लोग, पीपा है, पीपा भी लेके चले थे, और गोभी, ये शब्द पुर्तगाली भाषा के। आप अपनी तरफ से भी इनको ट्रिक से जोड़ के याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि समय हम ज्यादा नहीं गवाएंगे इस छोटे मोटे टॉपिक के लिए। तो देखिए, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से सुन लेंगे और अपनी तरफ से भी ट्रिक बना के याद कर लेंगे तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। चलिए, फिर इसके बाद आता है फ्रांसीसी भाषा के शब्द। देखो, काजू, कूपन, अंग्रेज, कारतूस, कार्टून, इंजीनियर, बिगुल। देखो इसको जोड़ लो कि आजकल भारत के फ्रांस से अच्छे रिलेशन है और हमने राफेल जैसे विमान उनसे लिए हैं, तो इनसे ये जोड़ लो कि भाई जो है फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो लेते हैं। तो देखो, टेक्नोलॉजी कौन बनाते हैं? इंजीनियर। तो इंजीनियर शब्द हमें ध्यान होना चाहिए कि फ्रांस में अच्छे इंजीनियर है, तो इंजीनियर शब्द को जोड़ लो फ्रांसीसी भाषा से। बिगुल, जब भी युद्ध का बिगुल बजता है तो हम फ्रांस को याद करते हैं नहीं, क्योंकि हमने उनसे राफेल ले रखे हैं। तो बिगुल शब्द को फ्रांसीसी से जोड़ लो, ऐसी ट्रिक से। कार्टून, आपने देखा होगा कि जो मुसलमानों के जो पैगंबर मोहम्मद है उन पे सबसे ज्यादा विवादित कार्टून अगर कोई बनाते हैं तो वो फ्रांस के अंदर बनाते हैं, और कई बार तो बड़े दंगे होते हैं। तो इसलिए कार्टून शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा का है। देखो जोड़ के समझाया, निश्चित रूप से आपको याद रहेगा। इसके बाद कारतूस शब्द है। कारतूस शब्द भी ये समझो कि फ्रांस आजकल अच्छे हथियार बेच रहा है, तो कारतूस भी उन्होंने बनाए होंगे, तो कारतूस शब्द भी फ्रांसीसी भाषा का है। फिर अंग्रेज शब्द, अब ये ऐसा शब्द आ सकता है पेपर में, हमेशा ऐसे शब्द आएंगे। अंग्रेज शब्द किस भाषा का है? तो सोचेंगे लोग ये तो अंग्रेज है, तो अंग्रेजी का होगा, नहीं, ये फ्रांसीसी भाषा का है। ऐसे बहुत से शब्द है जो खुद अपनी भाषा के नहीं, हमें लगता है उसी की भाषा के। जैसे हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द को लोग कहेंगे तो हिंदी का ही है, नहीं, ये फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। और ऐसे ही अंग्रेज शब्द किसका है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऐसे ही जो है काफी ये पंजाबी जो हमारी देश की भाषा है, पंजाब की है, तो वो शब्द भी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इसके बाद कूपन, कूपन शब्द जो है ये भी फ्रांसीसी के। काजू, ये जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है तुर्की। तुर्की को आप थोड़ी सी ट्रिक मैं ये बताता हूँ याद करने की, आसान सी। तुर्की आपने अभी देखा होगा, हाल ही में तुर्की ने पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को खुल के साथ दिया था। तो तुर्की और पाकिस्तान से जोड़ दो, फटाफट तुर्की भाषा के शब्द याद हो जाएंगे। जैसे तुर्की के लोग अपने आप को बड़ा कुलीन समझते हैं और मुसलमान देशों के मशिया समझते हैं, तो कुलीन शब्द तुर्की भाषा। कालीन, जैसे ये पाकिस्तान में आते हैं इनके लिए कालीन बिछा दी जाती है, और दरोगा के रूप में ये काम करना चाहते हैं। ये भारत को जैसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो दरोगा हो, पुलिस वाला हो। बेगम, बेगम जो है, बेगम शब्द भी तुर्की भाषा का है। बेगम जो है तुर्की भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना। तोप और बावर्ची, तोप पाकिस्तान को बहुत देते हैं ये तोप, और बावर्ची, पाकिस्तान इनके लिए बावर्ची की तरह काम करता है, अच्छा खाना खिलाना जब भी आते हैं। चाकू, पाकिस्तान को बाहर से लड़ने के लिए चाकू दे के जाते हैं, लो भाई अब भारत वालों पे अटैक करो। कैंची भी दे के जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो आपको पता ही है कैसा पिछड़ा हुआ देश है। ये तो हम ये ट्रिक सी बना रहे हैं कि इसमें ज्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है। फिर लाश, और होता ही है कि पाकिस्तानियों की उल्टी लाश बिक जाती है। गोला बारूद, ये शब्द ये भी पाकिस्तान को कौन देते हैं? तुर्की वाले देते हैं। उर्दू, अब ये शब्द आ गए वैसा ही, जैसे उर्दू शब्द है, आप कहोगे ऑप्शन में दे देगा उर्दू, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं हमेशा पेपर में। उर्दू जो शब्द है वो किस भाषा का है? तो लोग कहेंगे ये तो उर्दू है, तो उर्दू का ही होगा, नहीं, ये तुर्की भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना। और एक खान शब्द, खान शब्द भी लोग उर्दू का समझते हैं, नहीं, ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। इसके अलावा खंजर, खंजर शब्द
तुर्की हमेशा भारत के पीठ में खंजर घोंपता है। भारत ने इसके यहाँ जो है ना क्या हुआ था कि भूकंप आया था तो भारतीयों ने इनकी बड़ी मदद की थी, लेकिन इन्होंने हमारे कमर में क्या क्या रोपा? खंजर। तो ये खंजर याद रखना। ये लोग, इन लोगों को बड़ी बीमारी चेचक जैसी हो जाती है अगर भारत इसकी हेल्प नहीं करता। तुर्की गद्दार देश है, तो तुर्की यानी खंजर, हमारे देश के पीछे खंजर घोंपा, तो याद रखना खंजर शब्द तुर्की का है। चेचक जैसी बीमारी इनमें फैली तब भी भारत ने मदद की। चुगल शब्द जो है, चुगल एक नंबर का है। तुर्की पाकिस्तान को चुगली करता रहता है और भारत से भिड़ाता रहता है और लड़ाई करके तमाशा देखता है। तुर्की भारत पाकिस्तान को भिड़ा के और फिर तमाशा देखता है। तो हो गया ना तुर्की से ये ऐसे जोड़ते हुए। अब जैसे ही पेपर में मान लो ये पूछा जाएगा तमाशा शब्द की भाषा है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा क्या आएगा कि हमारे दिमाग में आएगा अरे वही तो है ये तुर्की जो भारत पाकिस्तान को भिड़ा करके तमाशा देखता है। तो ये चीजें रियल में है या नहीं है, इन चीजों को मत रखिए। एक ट्रिक है किसी चीज को याद करने की, तो ध्यान रखना। इस प्रकार के शब्द पूछे जा सकते हैं सबसे ज्यादा। जैसे कि जो भाषा है उसका वो कौन सी भाषा है, जैसे कि उर्दू शब्द है, ऑप्शन दे देगा उर्दू भाषा का है या फारसी का है या अरबी का है या तुर्की भाषा का है, तो लोग तुरंत उर्दू का उर्दू कर देगी। नहीं, इसकी यह है कौन सी भाषा का शब्द है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऐसे ही अंग्रेज अभी आया था, अंग्रेज शब्द है, अंग्रेज शब्द फ्रेंच भाषा का है, लोग सोचेंगे अंग्रेज शब्द तो अंग्रेजी का होगा। ऐसे हिंदी शब्द है, लोग सोचेंगे कि ये तो हिंदी का होगा, नहीं वो फारसी भाषा का है। इस प्रकार के प्रश्न सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। अब आगे चलिए, यूनानी। यूनानी शब्द जो है हिंदी भाषा के अंदर कौन कौन से आए हुए, बड़ा आसान है इसको ट्रिक बनाना। कि आपको पता है यूनानी सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो यूनानी सभ्यता पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो ये ध्यान रखना कि जो पुराने पुराने शब्द हैं, तो जो चीजें बहुत ज्यादा पुरानी होती जा रही दिन पर दिन, तो वो शब्द यूनानी भाषा ना, यूनानी जो संस्कृति उसकी तरह पुराने होते जा रहे हैं। जैसे टेलीफोन, टेलीफोन जो डब्बे वाले थे, आजकल मोबाइल का जमाना, ये पुरानी बात हो गई। तो यानी जो पुरानी पुरानी चीज, पुरानी पुरानी संस्कृति यूनान से जोड़ो, तो टेलीफोन। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ जो है टेलीग्राम या टेलीग्राफ पुरानी चीजें हो गई, तो इसलिए पुरानी संस्कृति किसकी थी? यूनान की, तो यूनान से जोड़ो। एटम, डेल्टा, एटम हालांकि जो है अभी भी ये टेक्नोलॉजी नई है, ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन एटम की बजाय अब हाइड्रोजन बम की तरफ ज्यादा आगे आ रहे हैं, तो एटम पुरानी पुरानी लगती है, तो यूनानी से जोड़ो। बाइबल बहुत पुरानी किताब है, तो इसको यूनानी से जोड़ो। एटलस जो होता है, जो मैप वगैरह को देखने का, मैप से रिलेटेड है, तो मैप का जमाना गया, आजकल गूगल का जमाना है, गूगल पे लोकेशन डालो, तो इसलिए ये भी पुराना पुराना लगता है। तो पुरानी चीजें यूनान से जोड़ दो, हो गए याद? टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा, बाइबल, एटलस। तो ट्रिक से याद करोगे तो दोबारा नहीं पढ़ना आपको। और सबसे बड़ी बात है कि इन पेपर्स के अंदर सबसे ज्यादा कामयाबी उन्हीं बच्चों को मिलती है, उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जो एक चीज पढ़ गए, उसको ट्रिक से ऐसे याद कर ले, उसको दोबारा नहीं पढ़ना। इतना टाइम नहीं होता कि छोटी छोटी चीजों के लिए उसको दोबारा रिपीट करना पड़े। इसके बाद आता है शंकर शब्द। शंकर शब्द अभी जो ये अभी आपको बताइए, गौण जो है भेद होते हैं, शब्द उत्पत्ति के गौण मतलब छोटे छोटे भेद, शंकर शब्द है। और अर्थ, अर्ध तत्सम, यानी जो शब्द मिक्स करके, नाम से शंकर पता चले, मिक्स करके दो भाषाओं के शब्दों से मिलके बने होते हैं, यानी दो भाषाओं से मिलकर बने वे संकर शब्द होते हैं। ठीक है, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर, मतलब मिश्रित शब्द। जैसे सजा प्राप्त शब्द है, सजा प्राप्त। अब सजा शब्द किसका है? सजा शब्द है फारसी भाषा का, ठीक है। और इसमें आगे जो जुड़ा वो प्राप्त शब्द किसका है? वो संस्कृत भाषा का है। तो एक तो संस्कृत का शब्द, एक फारसी का, दोनों को मिला के ये शब्द बन गया सजा प्राप्त। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है सजा प्राप्त शब्द कैसा है, तो आपको बताना भाई तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है या संकर शब्द है, कैसा है? तो आप बोलोगे संकर शब्द है, क्योंकि सजा जो है वो फारसी का है और प्राप्त जो है वो संस्कृत का शब्द है, ये ध्यान रखना। अर्ध तत्सम शब्द, अब देखो तत्सम शब्द तो हमें पता है कि वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के तो हिंदी में प्रयोग हुए हैं। और अब अर्ध मतलब आधा, नाम से स्पष्ट है कि आधा। कौन से? वे संस्कृत शब्द, वे जो शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित तो नहीं हुए परंतु उनके विस्तृत रूप है। जो संस्कृत से विकसित तो नहीं है पर उनके विस्तृत रूप है, उनके जैसे लगते हैं, हैं? लेकिन जैसे कार्य का कारज बन गया,
कार्य का कारज, कार्य हो गया तत्सम, कारज क्या हो गया अर्ध, अर्ध तत्सम शब्द हो गया। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है, लेकिन इसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के दोबारा कोई वीडियो इस प्रकार की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप 1 2 3 नंबर जितने का भी इसमें काम आएगा आपको नंबर मिलेगा, और कंपटीशन टेस्ट में एक एक नंबर की बड़ी वैल्यू होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कार्य कारज, कार्य कारज, कृष्ण का किशन, ये हो गया तत्सम, ये हो गया अर्थसम, धर्म का धर्म। इसके बाद ये तो थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हो गए 4, तत्सम, तद्भव, और इसके बाद देशज और विदेशज। ठीक है, रचनात्मक, रचना के आधार पर अब शब्द जो है रचना करके बनाए जाते हैं। जैसे ये पहला दिखाई कम दे रहा है रूढ़ शब्द, और इसके बाद आता है ये है रचना के आधार, वो थे उत्पत्ति का आधार। रचना मतलब बना के जो शब्द बनाए जाते हैं, जैसे यौगिक शब्द, दूसरा भेद है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। पेपर में ये पूछा जा सकता है उत्पत्ति के आधार पर जो है वो शब्दों के या उद्गम स्थान के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं, तो आपने 4 बताने हैं। कितने भेद बताने हैं? 4। नंबर 1 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगर आपसे पूछे जाए रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आप बताओगे 3, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अब इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं, जल्दी से जल्दी, बस ध्यान दीजिए आपको समझ आ जाएंगे। जैसे रूढ़ शब्द वो होते हैं जो शब्द किसी चीज का मीनिंग बताते हैं, हमें किसी चीज का सीधा अर्थ बताते हैं। वे शब्द जो वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते, कोई भी वस्तु उसका जो नाम होता है वो रूढ़ शब्द होता है। अगर उन शब्दों के लेटर यानी वर्ण को हम अलग अलग कर दें तो उनका कोई अलग से अर्थ नहीं निकलता। जैसे आदमी है, कोई भी आदमी है, आदमी, अब इसका मतलब किसी आदमी के लिए प्रयोग हुआ। शेर एक जानवर होता है, उसके लिए इसका उसका नाम है शेर। अगर हम इसमें आ को अलग कर दे, द को अलग कर दे और मी को अलग कर दे तो उनका खुद का अपना अर्थ निकलता है? नहीं निकलता, नहीं निकलता ना। तो इसलिए रूढ़ शब्द वो है जो किसी वस्तु विशेष का नाम है, पर्टिकुलर एक वस्तु का नाम है। ठीक है, अगर उनके लेटर्स को यानी उनके वर्ण को अलग कर दे तो उनका कोई अपना अर्थ अलग से नहीं होता है। तो ये होते हैं अपने रूढ़ शब्द। इसके बाद आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो होते हैं 2 शब्द खंडों से बने होते हैं, और हर खंड का यानी 2 शब्द जोड़ के बनाए जाते हैं, और हर शब्द का अपना खुद का अलग कर दिया जाए तो अर्थ होता है। जैसे विद्यालय शब्द है, अब ये पूछा जाए विद्यालय शब्द रूढ़ है या यौगिक, तो हम इसको यौगिक बोलेंगे, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या जमा अल्ले। सभी को पता है विद्या का अपना अर्थ है, अल्ले का अपना अर्थ है। इस प्रकार से 2 शब्द ऐसे जिनका अपना अर्थ होता है, उनको जोड़ के जो शब्द बनता है नया, उसको हम यौगिक बोलते हैं। ठीक है, ये आपको उदाहरण दिए गए, आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द भी होते हैं जो शब्द किससे बने थे? जो शब्द यौगिक शब्दों के समान, जो ऊपर आया था उसके समान 2 सार्थक खंडों से बने हों। मतलब ऊपर जो आया था ना, 2 शब्द हों और दोनों सार्थक, और उनके जोड़ से जो बनता है उसी की तरह ये योग रूढ़ भी बनता है। लेकिन इसमें जब सीधा आगे जो दोनों को जोड़ के शब्द आता है और जो हमें शब्द दिखाई देता है वो उसका वही मीनिंग ना होकर कोई और अर्थ निकल के आता है। यानी जो 2 जोड़ के उन दोनों का अपना अर्थ है और इनको जोड़ के तीसरा शब्द बनेगा, तीसरे शब्द का जो दिखाई दे रहा है उसका वो अर्थ ना होके कोई और अर्थ निकल के आए, तो उसको हम बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। ध्यान दीजिए, पहले तो 2 शब्द होंगे जिनका अपना अर्थ होगा, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, फिर तीसरा शब्द बनेगा। तीसरा शब्द जो हमें सामने दिखाई देगा तो उसका अर्थ जो होगा वो अर्थ नहीं निकलेगा, कोई और अर्थ निकल के आएगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि एक पंकज शब्द है, तो पंकज पेपर में दे दिया, पंकज शब्द कैसा है? यौगिक है या रूढ़ है या योग रूढ़ है? तो ये शब्द योग रूढ़ है। क्यों है? देखो, पंख ये किससे बना है, जरा साफ कर देते हैं। ये बना है पंख जमा जय। किससे बना है ये? पंख जमा जय, पंख जमा जय। अब पंख होता है कीचड़, इसका अपना अर्थ है यौगिक की तरह ही, और फिर जय मतलब उत्पन्न, जो कीचड़ से उत्पन्न है वो होते हैं पंकज। अब देखो, इससे बन गया शब्द पंकज। तो इस पंकज का अर्थ तो ये निकलता है कि जो भी जो है कीचड़ से जो
कीचड़ में जो पैदा होते हैं उसको हम पंकज बोलते हैं। अब इसका अर्थ डायरेक्ट तो ये निकल रहा है पंकज का, लेकिन यहाँ ये अर्थ दे रहा है क्या, ये अर्थ दे रहा है कमल। पंकज का मतलब कमल। अब कहो भाई ये कमल तो कोई और ही अर्थ निकल के गया, यही तो योग रूढ़ है। तो यानी यही योग रूढ़ है। अब इसका जैसे अब कीचड़ में तो कौन कौन से कीड़े भी पैदा होते हैं, मच्छर भी पैदा होते हैं, वो भी पंकज हो सकते हैं, लेकिन ये कोई और अर्थ निकल के आ रहा है कमल। ये अब इसी अर्थ में ये प्रयोग किया जाने लगा पंकज का, जबकि पंकज का मतलब जो भी पंख यानी कीचड़ में पैदा होते हैं वो सभी पंकज होते हैं, लेकिन अब ये पंकज शब्द इसके लिए ही ज्यादा प्रयोग होता है कमल के लिए। तो ये योग रूढ़ बन गया, ये शब्द क्या बन गया, योग रूढ़। पहले तो योग हुआ दो अर्थ वाले शब्दों का जिनका अर्थ निकलता है, और तीसरा शब्द बन गया पंकज, और ये एक एक पर्टिकुलर एक शब्द के अर्थ देने लगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पंकज का मतलब कमल बोलते हैं। अब देखिए जरा आगे क्या होता है, आगे ऐसे ही और शब्द हैं जैसे चिड़ियाघर। अब देखो चिड़ियाओं का जो घर, अब सीधा अर्थ सामने जो आ रहे हैं चिड़िया जमा घर, तो दो शब्द इसमें ना, चिड़िया का अपना महत्व है, घर का अपना अलग अर्थ है। तो चिड़ियाघर तो चिड़ियाओं का घर होना चाहिए, लेकिन चिड़ियाघर क्या होगा, जू, जिसमें सारे जानवर रहते, सिर्फ चिड़िया चिड़िया नहीं रहती। ऐसे घर वाला शब्द है जो घर में जिसका अपना घर हो वो घर वाला हो गया, लेकिन ये किसके लिए, सीधा अर्थ तो ये निकलता है भाई घर वाले का जिसका अपना घर हो, लेकिन आजकल इसका किस शब्द विशेष के लिए इसका प्रयोग होता है, पति के लिए, तो इसलिए ये योग रूढ़ हुआ। ऐसे हिमालय है, हिमालय हिम जमा आले, हिम जमा आले मतलब हिम मतलब बर्फ, आले मतलब घर, जो बर्फ का घर हो उसको हम क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। ऐसे नीलकंठ, तो ये वैसे तो हिम आले जो बर्फ के घर हो, बर्फ के घर तो बहुत ऐसे पर्वत है जिनके ऊपर बर्फ पड़ती है, सभी को हिमालय बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सिर्फ अपने जो नॉर्थ में एक हिमालय उसी को बोला जाता है। नीलकंठ नीला है जिसका कंठ, यानी ऐसे तो नीले कंठ वाले पक्षी भी होते हैं, लेकिन ये भगवान शिव के लिए विशेष के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए इसको हम योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। अब देखो ये थे हमारे टॉपिक के अंदर तत्सम तद्भव हो गया, यानी शब्द की जो उत्पत्ति जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी। पहले तो वो चार भाग पढ़े हमने, तत्सम तद्भव, और फिर देशज विदेशज। इसके बाद रचना कैसे होती है शब्दों की वो हमने पढ़ा, योग, यौगिक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीनों हमने पढ़ लिया। अब कुछ उदाहरण जल्दी से 2 मिनट में हम कर लेंगे जो आपको पहचानने हैं कि जैसे तत्सम संस्कृत से तद्भव कैसे बने हैं, और इनमें हो सकता है कोई पेपर में भी आ जाए, तो जल्दी से इनको हम देख लेंगे, ज़्यादा समय क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है इसके अंदर मैंने और भी लेक्चर डाल रखे, और अभी मैंने स्टार्ट किया है, आपको देखना 10 से 15 या 20 वीडियो में ग्रामर की ऐसी डालूंगा, अगर वो सारी वीडियो आप देख लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में चले जाना, हिंदी में आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये हमारी गारंटी है। देख लेना, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, देख लेना आप। दीदार शब्द है, ये फारसी भाषा का। उद्रतन, उद्रतन है कैसा शब्द है, उद्रतन, ये है तत्सम, इसका तद्भव क्या, उबटन। कर्पूर शब्द है तत्सम, इसका क्या हुआ, तद्भव कपूर। ऐसे रुक शब्द क्या है, तत्सम, ठीक है। और शब्द पहचाने, और एक मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, ध्यान रखना, जहां भी शब्द में ये अक्षय आते हैं या ये वाला से आता है या विसर्ग आते हैं, तो ये समझ लेना वो ज्यादातर चांस, सारे में नहीं, ज्यादातर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको 100% नहीं पता है और आप तुक्का लगाना चाहते हो जिसमें अक्षय और ये वाला सहजन है, तो उसको आप अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये पता है कि भैया बस तुक्का ही लगाना है, तो जहां अक्षय और ये वाला सह आ जाए जिस शब्द में, तो उसको समझ लेना वो आपका तत्सम शब्द है। ध्यान रखना कौन सा शब्द है, तत्सम, ठीक है। तो ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, तत्सम। अब आगे चलते हैं, अब जल्दी से इन शब्दों को देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। जैसे कंधा शब्द है वो तद्भव भाषा का है, ठीक है। तत्सम से तद्भव, जैसे श्रृंगार तत्सम, श्रृंगार तद्भव, श्रृंगार तत्सम, श्रृंगार तद्भव। ये देखिए जल्दी से करेंगे, इनमें से कोई ना कोई आपके पेपर में उदाहरण आ सकता है। चक्षु, चक्षु का मतलब होता है आंख, और संस्कृत में तत्सम में चक्षु, तद्भव में आंख, तत्सम में दधि, तद्भव में दही।
तत्सम में अश्रु, तद्भव में आंसू। देखना आगे और भी आएंगे अच्छे अच्छे शब्द, जैसे अर्ध तत्सम आधा तद्भव, अनार्य तत्सम अनाड़ी तद्भव, अमलिका तत्सम इमली तद्भव। इसके बाद आते हैं आंवला तत्सम तद्भव, आमलक तत्सम आलूक तत्सम आलू तद्भव, आखेट तत्सम अहेर क्या हो गया आपका तद्भव। इसके बाद आता है इक्ष, इक्ष मतलब ईख, ये हो गया इक्ष मतलब देखो ये अक्षय आ गया ना, मैंने आपको बताया था ट्रिक, ये होता है तत्सम, ईख हो गया तद्भव, उल्लास और उल्लास हो गया तद्भव, उपालम तत्सम उलाहना तद्भव, पूर्ण तत्सम ऊन तद्भव, एकादश तत्सम 11 आपका हो गया तद्भव। इसके बाद आता है ओष्ठ मतलब तत्सम होठ तद्भव, कचपुरी का देखो कचपुरी का इस प्रकार का शब्द आ सकता है, ये कचपुरी का तत्सम उसको बोलते हैं कचौड़ी हिंदी में, यानी तद्भव रूप में हम उसको कचौड़ी बोलते हैं, थोड़ा परिवर्तन के साथ जो आते हैं ना वही तो तद्भव होते हैं। इसके बाद आता है अक्षवाट अखाड़ा, अक्षवाट अक्षवाट तत्सम अखाड़ा तद्भव, अटालिका तत्सम अटारी तद्भव, काश काश तत्सम काश तत्सम और खाशी तद्भव। इसके बाद आता है कार्तिक तत्सम कार्तिक तद्भव, कदली केला, कदली हो गया तत्सम केला तद्भव, कोष्ठ तत्सम ये वाला से आ गया, मैंने बोला था ना ये तत्सम होते जाते हैं, कोठा होता है इसका, कोष्ठ को कोठा बोलते हैं, ये हो गया आपका तद्भव, कच्छप कछुआ तत्सम में इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में कच्छप, ये हो गया कछुआ। इसके बाद आता है केसरी कहेरी, केहरी केसरी केहरी, ये हो गया कुटुम, कुटुम देखो इसमें कुटुम है, इसमें मैं होगा क्षीर खीर, अब देखो ये मैंने बोला तत्सम में होता है अक्षय ज्यादातर, तो क्षीर खीर हो गया, छुरुप खुरपा, खुरपा को क्या बोलते हैं छुरुप, ये हम तत्सम से तद्भव कर रहे हैं, और ये हो गया गोधूम गेहूं, गर्दब गधा, घोटक घोड़ा। इसको देखते जाइए फटाफट, देखिए ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बस अभी खत्म होने वाला लगभग। और फिर इसके बाद आता है कैंची कर्तरी, कर्तरी तत्सम हो गया और इसका हो गया कैंची। इसके बाद आगे चलते हैं कुचिका कुंची, करपट कपड़ा, जैसे इस प्रकार का पेपर में आ सकता है, करपट तत्सम कपड़ा, करपास ये मैंने एक एग्जाम दिया था उसमें आ रहा था, करपास का कपास, ये पूछा था कि करपास कैसा है तत्सम या तद्भव, तो आपने बताना है इसको तत्सम। क्षत्रिय खत्री, गुटिका गुड़िया आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, धृत घी और तेलम तेल, अब ये थोड़ा सा ध्यान देना, तेलम तत्सम में डबल मात्रा हो जाएगी और तेल सिंगल है, तो कई बार ये कहेंगे भाई तेल में डबल मात्रा आती है या सिंगल मात्रा आती है, तो कहेंगे भाई कौन सा गलत है कौन सा, दोनों सही होते हैं, अगर इनको मात्रा की दृष्टि देखें, ये तत्सम शब्द होता है ये तद्भव, ऐसे बहुत शब्द होते हैं जिनमें जो दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं, तत्सम रूप भी और तद्भव रूप, दोनों ही रूप हम मान्य करते हैं। त्वरित तुरंत, जम्बूल जामुन, ध्यान रखना जामुन को क्या बोलते हैं जम्बूल। इसके बाद जामाता, जामाता मतलब जमाई, चोर देखो ये फिर से आएगा, चोर ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी, दोनों सही है क्योंकि ये तत्सम है ये तद्भव है। इसके बाद आता है हमारा धूतम जुआ, जुए को क्या बोलते हैं धूतम, तत्सम में तद्भव जुआ, धरतूर धतूरा, नापित नाई, पीपल ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे ये तत्सम रूप है ये तद्भव रूप है। परपट ये आ सकता है, परपट मतलब पराठा, तत्सम में परपट और ये पराठा। इसके बाद आगे आता है स्पर्श पर्श, स्पर्श पर्श और दीपावली दिवाली, और ये पेपर में पूछा जा सकता है क्या ये सही है, दीपाव और छोटी ली, तो कई कहेंगे यार ये तो गलत लगता है शब्द, नहीं ये सही है, ऐसा तत्सम में प्रयोग हो रहा है इसलिए सही है, तो ध्यान रखना इस चीज का, ये व्याकरण दृष्टि से सही है। धात्री, धात्री मतलब दाई जो बच्चे को जन्म में सहयोग करती है। प्रस्वेद पसीना, प्रस्वेद पसीना, पार्श्वती पड़ोसी, और फिर यव जो, ये पूछा जा सकता है, ये कई बार परीक्षा में देखा है, यव मतलब जो। इसके बाद आता है आपका व्याघ्र बाघ और वधु बहु, हरिद्रा हल्दी, हरिद्रा हल्दी, लोमस लोमड़ी, वातलुक बावला, ये ना आप सुन सकते हैं
तो ये आपको याद हो जाएंगे और एक बार इसको वीडियो को आप आगे पीछे करके देख भी सकते हैं। वातलुक, बावला, तो ये कुछ शब्द थे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि जो है आपको ये वीडियो निश्चित रूप से मदद करेगी और इस प्रकार की वीडियो मैं आगे भी डालता रहूँ। तो बस आपसे यही सहयोग की अपेक्षा है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा नहीं तो एक आध अगर पसंद आई तो कमेंट्स भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।